So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. आज एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल न्यूज आई थी जिस बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप पर्सनली इस न्यूज को कवर करिए और हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कि क्या हुआ है आज. तो रमेश पोखरियाल निशांक साहब आज एक वेबिनार ले रहे थे विद द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड उस वेबिनार में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं. उस वेबिनार में स्टूडेंट्स ने इनसे पूछा कि जो नीट और जे का करिकुलम है वो क्या रहने वाला है. सो इन्होंने कहा कि देयर इज नो चेंज इन द करिकुलम. तो पहली बात तो चेंज नहीं है कोई करिकुलम के अंदर. नीट में कोई चेंज नहीं है, यानी कि नीट का जो पैटर्न था वो वैसा का वैसा रहेगा. 180 क्वेश्चन आते थे, 180 क्वेश्चन आएंगे. 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से, 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से. एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो पैटर्न रहता था वही सेम पैटर्न आपका फॉलो किया जाएगा. यानी आपके पेपर के तरीके में जो क्वेश्चंस पूछे जाने का तरीका है उसमें कोई फर्क नहीं आया. लेकिन जब स्टूडेंट्स ने बात की रिगार्डिंग द सिलेबियाई, तो यहां पर सर ने कहा कि आपका जो बोर्ड का मॉडिफाइड सिलेबियाई है उस मॉडिफाइड सिलेबियाई से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है ये मैं आपको बता देता हूं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर. जस्ट ट्राई टू एम्फसाइज कि आपके एनसीईआरटी से काफी सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हटा दिए गए हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उन पार्ट्स को समझे बिना एनसीईआरटी को करना इज क्रिटिकली नॉट पॉसिबल. ओके, ये मेरा मानना है क्योंकि कंसेप्ट एनसीईआरटी आपको पता है एक बहुत ही छोटी बुक है जो कि अपने आप में एक सागर है. आप इसमें डूब सकते हो. आप 11 बार, 12 बार, 15 बार भी एनसीईआरटी को जब पढ़ते हो तो इसमें आपको नई चीजें मिलती हैं. यू यूज टू गेट द न्यू कंसेप्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी ईच एंड एवरी टाइम यू गो थ्रू दिस बुक. This book is one of the most crisp and concise book, but still it has a lot of things to be explored with time. अगर आप कुछ concepts को बीच में skip करते हो, you will never be able to understand that. तो मेरी आपको personally ये राय है, मेरा opinion क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. मेरा opinion ये है कि एटलीस्ट मेरे लेक्चर देख लीजिएगा. अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं है तो सारी चीजें मैं आपकी कवर कराता हूँ. अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो यहाँ पर एनसीईआरटी अगर पढ़ने का मन नहीं है तो एटलीस्ट मेरे वन शॉट लेक्चर्स देख लीजिएगा या बायोबली देख लीजिएगा. लेकिन हर टॉपिक को एक बार आंखों के सामने से निकालिएगा जरूर. हर टॉपिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है, उस पर आपकी हल्की फुल्की ग्रेस्प होनी चाहिए. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, 2016 में कुछ क्वेश्चंस आए थे विच आर रिलेटेड टू फ्रॉग और 2020 के अंदर भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिले फ्रॉम कॉकरोच. इससे पहले भी 2018 में क्वेश्चन आ चुका है फ्रॉग से. तो अर्थवर्म और फ्रॉग हमेशा से हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा है. नीट के सिलेबस में इनका कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्या बोलकर? ये क्वेश्चंस आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, सिस्टमैटिक से. जब स्टूडेंट इस बात का विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि ये क्वेश्चन सिस्टमैटिक से है, ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम के हैं, हमने इसे एक्स्ट्रापोलेट करके पूछा है. तो स्टूडेंट्स की जो बात है वो खारिज हो जाती है. कहने का सिर्फ ये मतलब है मेरे दोस्त कि पेपर सेटर और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वालों का माइंडसेट ना आपको पता है ना मुझे पता है. अपनी सहूलियत के लिए आप 4 से 8 नंबर को दाव पे मत लगाइए. अगर थोड़े से कंसेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ के, एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा पन्ने एक्स्ट्रा पढ़ के तुम अपने मार्क्स बचा सकते हो तो बचा लेना एटलीस्ट बायो के अंदर, बिकॉज वी वांट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360. फिजिक्स केमिस्ट्री काफी बल्कि होती है, वहां पर आपको एक राहत मिलेगी जिससे कि कट ऑफ आपकी और शूट होगी. तो कोशिश करो कि बायोलॉजी में तुम किसी को भी खुद से 4 या 8 या 12 या 20 नंबर ले जाने की मोहलत ना दो. वो तुम्हारी टक्कर जरूर ले सकता है अगर उसने तुम्हारे जितनी पढ़ाई की है, तुमसे ज्यादा पढ़ाई की है, लेकिन वो तुमसे आगे ना निकल जाए. इसकी पूरी पूरी श्योरिटी तुम्हें करनी है और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम बेस्ट हो अपने सब्जेक्ट में. और तुम बेस्ट कब हो? जब तुम कंसेप्ट्स को लिंक करके पढ़ पा रहे हो, तुम हर कंसेप्ट को जानते हो. मैं आपको अभी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा. एटलीस्ट मेरे लेक्चर के अंदर मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा. चाहे अगर आप बोलेंगे अभी से, आप नीचे कमेंट करके बता देना कि नीट 2021 के लिए अलग से वीडियोस बननी चाहिए बायोबली की कि नहीं, जिनमें कि आपके सिर्फ वही टॉपिक्स हो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है. दूसरा जो यहां पर मैं नोट लिखना चाहता हूं मेरे दोस्त, नोट ये है कि जो बच्चे 10th क्लास में या जो बच्चा भी 11th क्लास में जो 2022 का नीट देंगे उनके लिए खुशखबरी नहीं है. सिर्फ 2020 ही पेंडेमिक ईयर था, इसमें बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है, सेशन ठीक से नहीं चला है. इस बार जून में एग्जाम है, या जून जुलाई जो भी डेट आएगी पोखरियाल साहब आपको बता देंगे, मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा. तो ये जो साल है इसमें आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब जाकर खुले हैं, वो भी सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टेट्स के अंदर ही. यानी ये साल जो है इसमें आपका रिड्यूस सिलेबस कंसिडर हुआ है. 2022 में आपका सेम सिलेबस आएगा जो अभी चल रहा है. तो आप अपने आप को ज्यादा खुश ना होने दें और आप उसी प्रकार से काम करते रहें जिस प्रकार से आप कर रहे थे. आपके लिए कोई सिलेबस में रिडक्शन नहीं है.
तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात है, और चिंता की भी। राहत इसलिए कि सिलेबस कम है, लेकिन चिंता इसलिए कि कम सिलेबस से ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और कट ऑफ तो आपकी राइज होगी, ये तो सीधी सी बात है। हो सकता है इस बार 100 बच्चे भी 720 ले आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपटीशन का लेवल एकदम घटता जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है कि सच में ही हम सिलेबस कर सकते हैं। देखो, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को बात पसंद ना आए, लेकिन अभी वी डू हैव सच ग्रेट टाइम कि पूरा सिलेबस इतने में भी हो जाता। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्त कि कहां से आपको अपना रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड करना है। आपको सीबीएसई की साइट पर जाना है, cbsc.nic.in पे जाओ, या फिर डायरेक्टली टाइप करो द रिड्यूस सिलेबस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपको 11th और 12th की पूरी डिटेल जो है वहां पर फाइल मिल जाएगी। इस फाइल के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी में क्या क्या चीजें डिलीट हुई हैं, मैथ में, बायोलॉजी में, बायोटेक में। सेम इसी प्रकार से नीचे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको दी हुई है। अगर आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है इन चीज को फाइंड करने में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स की जो डिलीटेड पोर्शन है उनकी फाइल्स भेज दूंगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी एनसीईआरटी में जो जो टॉपिक्स ड्रॉपर्स को इस साल नहीं पढ़ने उसका आप क्रॉस मार्क कर सकते हैं, या फिर लेस इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। दैट इज टोटली योर चॉइस, राइट। और बायो का मैं आपको दिखा देता हूं। तो बायो का ये जो डिलीटेड पोर्शन है, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है इन द वर्ड फाइल। तो आपको यहाँ पर देखो 11th क्लास का पूरा देखने को मिल जाता है। ओके, तो 11th क्लास में आपका देखो जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, राइट। ये आपका इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से आपका टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स नाम का छोटा सा आर्टिकल था, वो डिलीट हो गया। देन टूल्स ऑफ स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी यानी टेक्सोनॉमिकल एड जो था वो पूरा का पूरा गायब हो गया। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में 4 ही सेक्शन है मेरे दोस्त। आपका बेसिक बायोडाइवर्सिटी, आपका जो दूसरा कंसेप्ट है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का वो, एंड देन आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स, राइट। और एक आपका व्हाट इज लिविंग, तो इसमें से बल्कि एक तो पूरा सेक्शन आपका हट ही गया है। तो पूरा का पूरा आपका एक फ्रेगमेंट रिमूव हो गया है। तो इस चैप्टर के अगर 4 पिलर थे तो एक पूरा पिलर हट गया है, तो आपको अब सिर्फ 70% ऑफ द चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई रिडक्शन नहीं है। प्लांट किंगडम में आपके एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन क्लासेस तक हट चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एग्जांपल्स हट चुके हैं एंजियोस्पर्म के, यानी फ्लावरिंग प्लांट हट चुका है। ये तुम्हारा काटने की निंजा टेक्निक है सिंपल तरीके से, क्योंकि प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म आपने हटा भी दिया है, तो भी आपने उसके लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बना रखा है, एंजियोस्पर्म के लिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बना रखा है, बल्कि उसके रिप्रोडक्शन के लिए आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बना रखा है। तो इसको प्लांट किंगडम में पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। तो प्लांट किंगडम में कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है, ये सिर्फ बच्चों को खुश करने की एक टेक्निक है। एनिमल किंगडम में कोई रिडक्शन नहीं है। मॉर्फोलॉजी में आपका मॉर्फोलॉजी की जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ये सारी चीजें हट गई हैं, विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका रनर, सकर, ऑफसेट, बल्ब, कॉर्म, काफी सारी चीजें थी वो आपकी हट चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज में से आपका फैबेसी हट चुका है, राइट। यानी कि आपका सोलेनेसी और लिलिएसी जो है वो बचा है, सिर्फ आपका फैबेसी हट चुका है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट था सेकेंडरी ग्रोथ, क्वेश्चन भी यहीं से बनता था, ये हट चुका है। एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ये आपका हट चुका है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस अ बिग टॉपिक। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस ऑफ इंसेक्ट, दैट इज कॉकरोच, हट चुका है। तो सीधी बात है मेरे भाई, आपका कॉकरोच भी अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, राइट, यू कैन स्किप इट अप। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मूवमेंट ऑफ वाटर, गैस, न्यूट्रिएंट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, कुछ छोड़ा भी है इन्होंने? पूरा का पूरा ही आपका लगभग डिलीट मान के चल सकते हो क्योंकि कुछ छूटा नहीं है। तो प्लांट फिजियोलॉजी की तरह दुर्गति कर दिया यार, मिनरल न्यूट्रिशन से भी चीजें निकाल दी है, नाइट्रोजन साइकिल निकाल दी है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन निकाल दिया, जहां से एक एग्जांपल पूछा जाता था हर साल, कौन फ्री लिविंग है, कौन सिम्बायोटिक है, कौन नॉन सिम्बायोटिक है। तो इट्स नॉट गुड फॉर द कंपटीशन बिकॉज क्रिटिकल टॉपिक्स हट चुके हैं। यहाँ पर सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये नहीं हटना चाहिए था, इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। सीक्वेंसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस इन प्लांट सेल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, छोटा टॉपिक था, ये हटना बनता ही था। सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन पे से लगभग हर साल ही क्वेश्चन आया है नीट में, कभी भी पास्ट ईयर में जाके देखो। इन दो टॉपिक्स का हटना भी दुखदाई है, यानी अब तुम्हारे लिए बचा है सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट हार्मोन, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बचे हैं और उनसे ट्रिकी क्वेश्चन आया तो बैंड बजने की चांसेस पूरी पूरी। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, ओके, हार्मोन वाला पार्ट यहाँ पे हटा दिया, दैट्स गुड, लेकिन वो आपको केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में पढ़ना पड़ेगा, यानी फिर से तुम्हारा जो है चोमो बना दिया यहाँ पर। पेरिस्टाल्सिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरिफिक वैल्यू तो ऐड किया था लास्ट ईयर, इस साल हटा दिया है।
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का जो कैलोरीफिक वैल्यू था ये भी हट गया है। सेम ये वाला आर्टिकल लास्ट ईयर ऐड हुआ था, राइट, कैलोरीफिक वैल्यू वाला। और एक आपका हुआ था पीएम, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये भी हटा दिया। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये जो आपका आधे पेज का आर्टिकल है डिसऑर्डर्स, को हटा दिया। देन ब्रीदिंग आपका कंप्लीट है, एक्सक्रीशन आपका कंप्लीट है, एंड देन बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन कंप्लीट है। लोकोमोशन मूवमेंट में टाइप ऑफ मूवमेंट, सिलियरी, फ्लैचुलर, मस्कुलर, आधे पेज का आर्टिकल है, यानी कुछ खास रिमूव नहीं हुआ है। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, माइस्थेनिया ग्रेविस, टेटेनी, यानी वही एंड के डिसऑर्डर, आधा पन्ना यहाँ पे हटा है, तो कोई टेंशन नहीं है। मतलब लोकोमोशन मूवमेंट में मेन जो आपका था कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो आपके मैकेनिज्म ओरिएंटेड चीजें थी वो रखी गई। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में रिफ्लेक्स एक्शन, ये आपका वैसे भी नहीं पूछा जाता था। सेंसरी परसेप्शन, यानी आपका आई एंड ईयर हटा दिया, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट ट्रिकी वन। यहां पे मैं कह सकता हूं दिल से कि हाँ तुम्हें राहत है मेरे भाई, ये चीज सच में तुम्हें तुम्हारा भेजा फाड़ सकती थी, यहां तुम्हें राहत है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, एंड फिर आपका प्रैक्टिकल आप लोग वैसे भी नहीं करते, करोगे तो मुझे बता देना एक बार, जस्ट लेट मी नो कि अगर आपको कोई प्रैक्टिकल में डाउट है तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको करा सकता हूँ लेबोरेटरी में ले जाकर के, दैट इज माय कॉल। ओके, जैसे मेरे लैब खुलेंगे आई श्योरली लेट यू नो अबाउट ऑल द प्रैक्टिकल्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास, हम लोग खुद कर करके देख लेंगे। तो वो अभी तक यूट्यूब पे हुआ भी नहीं, आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट डील। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सो रिप्रोडक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑल ऑर्गेनिजम्स का फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो इसमें रिमूव क्या हुआ है पता नहीं चला, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, ये तो वैसे भी पढ़नी पड़ेगी। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसका बेसिक आर्टिकल हटा है, इसके टाइप्स नहीं हटे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाँ सारे टाइप्स हट गए हैं, लेकिन सेक्सुअल वाला रहता है, मतलब सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़नी है। इवोल्यूशन के साथ सबसे बुरा हुआ है मेरे दोस्त ह्यूमन इवोल्यूशन, जहां से क्वेश्चन बनता था। क्रोमैग्नोन मैन, निएंडरथल मैन, जावा एप मैन, सारी की सारी, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, सब कुछ हट गया है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन था, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन थे, जिसमें आपके एम्ब्रोलॉजिकल इवेंट थे, आपके फॉसिल इवेंट थे, ये सारे के सारे आपके हट चुके हैं। डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी से तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता था। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, दैट वाज इंपॉर्टेंट, बट ये आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ लोगे, जिससे कुछ डिलीट नहीं हुआ है, यानी यहाँ पे तुम्हारा फिर से काटा गया है। नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दिस वाज इंपॉर्टेंट। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते थे, ये तुम्हारे लिए एक प्रॉफिट है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल से न्यूमेरिकल्स बनते थे, ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट है कि हट गया। अडेप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट थे, तो लेकिन हाँ कुछ बचा नहीं है अब पढ़ने लायक, इवोल्यूशन तो इन्होंने लगभग पूरा ही उड़ा दिया है। ओके, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कहने का मतलब है आपका ह्यूमन हेल्थ डिजीज से कुछ नहीं कटा है, इसमें सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर और सिंगल सेल प्रोटीन कट गए हैं, यानी लास्ट के जो आपके जूलॉजी के 2 टॉपिक्स है ये कटे, एक टॉपिक मतलब, और बॉटनी के आपके 3 टॉपिक्स कट गए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बॉटनी जूलॉजी दोनों का है। तो एनिमल हस्बेंड्री का एक छोटा सा पार्ट कट गया है, तो आपको बेसिकली क्रॉप इंप्रूवमेंट, जो थोड़ा बहुत ब्रीड की नॉलेज है वो सिर्फ समझनी है। मैकेनिज्म ओरिएंटेड जो टॉपिक था वो कट गया है, तो ये काफी आसान हो जाता है तुम्हारे लिए। अब जो टेबल है 9.1 9.2 सिर्फ उससे क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बन सकता। कहने का मतलब है 2 टेबल पढ़ो, जय हिंद जय भारत, एज सिंपल एज दैट। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से कुछ नहीं कटा, एनसीईआरटी में 10 पेज का पूरा चैप्टर, उससे क्या ही काट लोगे तुम। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में इकोसिस्टम है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है उससे कुछ नहीं कटा। इसमें इकोसिस्टम में पैटर्न्स, कंपोनेंट, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, चारों के चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, बल्कि ये मेजर पार्ट बनाते हैं आपका। अगर इकोसिस्टम में 3 मेन टॉपिक है 14.123, तो इसका एक पार्ट पूरा कट गया है। एनर्जी फ्लो, पिरामिड, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन, फास्फोरस, लगभग सब कुछ ही काट दिया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीज, सब कुछ आपका मतलब एंड का जो टॉपिक है वो कट गया है, राइट। आपको स्टार्टिंग का बेस पढ़ना है। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वैसा का वैसा है। एनवायरमेंटल इश्यूज से एयर पॉल्यूशन के कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन के कंट्रोल, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव जिससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज जिससे क्वेश्चन आता है, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्रेशन जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, डिफॉरेस्टेशन, एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडीज सक्सेस स्टोरीज बाय एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी जो डागर जी का एग्जाम्पल था, एज वेल एज जो आपके अहमद खान साहब का पॉलीब्लेंड वाला एग्जाम्पल था, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते थे, ये आपके अब हटा दिए गए। तो ये भी काफी बुरा हुआ है इकोलॉजी के साथ, यानी स्टार्टिंग का जो बीओडी वगैरह है, आपके टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वही आपका आएगा इस बार, उसके अलावा कुछ बचा नहीं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अगेन यू डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बिकॉज इट इज नॉट गोना बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज आर टेक ऑन दिस, बेसिकली थोड़ी सी नई भाषा में बता देता हूं।
कि कुछ टॉपिक नहीं ही आते हैं जो तुम्हें कंपल्सरीली छोड़ने हैं, जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन तुम्हें छोड़ना है, छोड़ दो, राइट? जो तुम्हें लगता है कि सच में मुझे बोरिंग भी लग रहा है, लेकिन कोई टॉपिक अगर तुम्हें पढ़ने का मन हो जो बीच में आ रहा है, 4-5 पेज का है, चलते चलते एक बार रीडिंग जरूर मानना। ये मतलब मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई सलाह दे रहा हूँ कि मेरी भाई सिलेबस पूरा करने की बहुत ही गंदी आदत है या अच्छी आदत है, तुम जो भी कहो, तुम औरों से एक कदम आगे रहते हो। अगर तुम एक चीज ज्यादा पढ़ते हो, ये सत्य है, ये प्रमाणित सत्य है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले, अब स्ट्रेटेजी क्या है, आइडियल स्ट्रेटेजी ये है कि तुम्हारे पास अगर समय नहीं है तो सबसे पहले वो पढ़ो जो सिलेबस में है। ओके, सबसे पहले सिलेबस, ये हमेशा याद रखो। सबसे पहले सिलेबस, यानी अब जो मैंने आपको सिलेबस दिया है ये मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक का, कनेक्ट हो जाना। सबसे पहले सिलेबस करो 100% और बचे हुए टॉपिक उसके बाद। तो इन्हें प्रायोरिटी पे रख लो। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो चाहे उसमें 10 घंटे लग रहे हो, नहीं। अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम 5 घंटे में कर सकते हो, 5 घंटे में करो। एक बार तुम्हारी काम की चीजें पूरी हो गई ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस का एकदम बवंडर आ जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम दुनिया की हर चीज को मात दे सकते हो। तो पहले काम करो अपने कॉन्फिडेंस पे, पहले काम करो अपनी स्किल्स पे। और स्किल्स पे काम कैसे करोगे मेरे भाई? सबसे पहले वो टॉपिक्स करके जो सच में एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से सच में तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर तुम ये कर लेते हो देन यू आर डन फॉर द एग्जाम। और एक बार इफ यू आर डन फॉर द एग्जाम देन यू कैन गो फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज। डन? चलिए, तो ज्यादा टाइम आपका व्यर्थ ना करते हुए सीधी बात यह है कि पढ़ो पहले वो टॉपिक जो सिलेबस में है, और 2022 वाले सारे टॉपिक पढ़ते रहो। जैसा कि मैंने पहले एक नोट बनाकर मेंशन कर दिया है, 2022 वाले सारे टॉपिक्स पढ़ते रहो। इफ यू आर अ ड्रॉपर, बहुत मेहनत करो और चीजों को परफेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि अब जब छोटी चीजों से क्वेश्चन बनेंगे ना, मेरे जो बड़े भैया जो डॉक्टर हैं, एंड ही इज ऑल इंडिया टॉप रैंकर ऑफ एएफएमसी एंड नीट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उनकी ऑल इंडिया 15 रैंक आई थी। उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बड़ी किताब को पढ़ना ना कभी भी मुश्किल नहीं रहता, मुश्किल रहता है छोटी किताब को पढ़ना। एनसीईआरटी वाज द शॉर्टेस्ट बुक ऑफ 11th एंड 12th क्लास दैट यू कैन गेट, और अब वो और छोटी हो गई। मुश्किलें तुम्हारे लिए आसान नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ गई, क्योंकि अब जब उस छोटी किताब से क्वेश्चन बनाने होंगे ना, 90 क्वेश्चन, तो भाई इन क्वेश्चंस को देख के तुम्हारा पसीना छूट जाएगा। क्योंकि एक किताब से हर साल पेपर बनता है और हर साल अलग पेपर बनता है। उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या रहती है? या तो वो क्वेश्चंस डाल दो जो सब कर पाए, या वो क्वेश्चन डाल दो जो कोई ना कर पाए। अब देखते हैं कि एग्जामिनेशन में होता क्या है। 2020 का पेपर वाज नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इस बार का पेपर सच में या तो बहुत अच्छा होगा जिसकी वजह से मेरिट आपकी तैयार होगी, या तो बहुत गंदा होगा जिसकी वजह से काफी सारे लोग इस बार 720 स्कोर करेंगे, और आपको शायद ये भी देखने को मिले कि एम्स दिल्ली में गए ही वो लौंडे लपाड़े हैं जिनके 720 आए। समझ सकते हो तुम मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर पेपर का लेवल भी घटिया हो गया और अगर आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, तो इस बार 50 बच्चे भी 720 छोड़ देंगे, तो इसमें किसी को कोई ताज्जुब नहीं होगा। अब ये बात खेल हो गई। प्लीज मेक श्योर टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड टू बी वेरी वेरी रूड विद योर प्रिपरेशन। किसी पे हम दया करने के लिए नहीं बैठे। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, जस्ट किल योर एनिमी, जस्ट किल द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स इट। Okay, either hunt someone or get ready to be hunted. And I don't think that you are in a situation to lose your seat, or you are in a situation to be hunted at this point of time. So very simple strategy is hunt the person in front of you. The very first thing is your competitor, तुम्हारा कोई भी लगता हो, तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा यार हो, तुम्हें भी पता है तुम उसके लिए सीट नहीं छोड़ोगे, उसे भी पता है वो तुम्हारे लिए सीट नहीं छोड़ेगा। जस्ट फाइट फॉर इट, एंड जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ले जाएगा। सिलेबस कम हुआ है, अच्छी बात है, बुरी भी बात है। जिसको जिस हिसाब से लेना है उस हिसाब से ले। एट द एंड ऑफ द डे काम पूरा करो अपना, बेहतर तरीके से सिलेबस पूरा करो। हाँ, ये है कि अब तुम जल्दी सिलेबस पूरा कर पाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी रिड्यूस सिलेबस डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सारे के सारे सिलेबस भेज दूंगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जस्ट बैंग ऑन विद योर प्रिपरेशन फ्रॉम राइट नाउ। डन? डेट्स बहुत जल्दी आने वाली है, मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा। अगर आप पोखरियाल साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं देखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। काफी मैंने देखा है लाइव बैठे रहते हैं बच्चे उसको देखने के लिए, मतलब कि ऐसा इंटरव्यू में कुछ होता भी नहीं है। एक लाइन में जो बात निकलेगी वो मैं आपको एक 30 सेकंड की वीडियो बना के बता दूंगा। सब मिलके पढ़ते हैं, मैं पढ़ाने पे पूरा फोकस रखता हूँ, आप पढ़ने पे पूरा फोकस रखो, मिलके मचाते हैं यार, फाड़ डालते हैं। डन? बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।